चलिए चलते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ये एक ऐसा दौर था, एक ऐसा मोड़ था जिसने भारतीय इतिहास की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। यहीं पर सत्ता के लिए एक ऐसे महासंग्राम की कह सकते हैं बिसात बिछ रही थी जो आने वाली सदियों की तकदीर लिखने वाला था। तो वैदिक काल के बाद का भारत कैसा था? जरा कल्पना कीजिए, ये पूरा उपमहाद्वीप एक विशाल शतरंज की बिसात जैसा था और इस पर 16 शक्तिशाली राज्य, जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं, वो अपनी अपनी चालें चल रहे थे। हर किसी में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची हुई थी। तो सवाल ये उठता है कि इस भरी पूरी बिसात पर इतने सारे खिलाड़ियों के बीच एक खिलाड़ी मगध, वो आखिर ऐसा कैसे कर गया कि उसने बाकी सबको शह और मात दे दी? मतलब 16 दावेदार थे, पर आखिर वो अकेला सिकंदर कैसे बना? अच्छा, इस खेल को ठीक से समझने के लिए ना पहले इसके खिलाड़ियों को समझना होगा, क्योंकि ये जो 16 राज्य थे ये सब एक जैसे बिल्कुल नहीं थे। इनके शासन करने के तरीकों में अरे जमीन आसमान का फर्क था। देखिए, एक तरफ तो थे गण संघ। इनको हम आज के रिपब्लिक जैसा समझ सकते हैं, जहां कोई एक खानदानी राजा नहीं होता था। सारे बड़े फैसले एक काउंसिल मिलकर लेती थी। ये ज्यादातर हिमालय की तलहटी वाले इलाकों में थे। और फिर दूसरी तरफ थे राजतंत्र। ये गंगा घाटी के उपजाऊ मैदानों में बसे थे, जहां सारी की सारी ताकत एक वंशानुगत राजा के ही हाथ में होती थी। तो इस बिसात पर कौन कौन से महारथी थे? काशी, कोसल, अंग, अवंती, सब एक से बढ़कर एक बड़े नाम। और इन्हीं सब के बीच एक कोने में एक राज्य था, मगध। शायद पहली नजर में उतना खतरनाक ना लगे, लेकिन ये वो खिलाड़ी था जो चुपचाप अपनी ताकत बढ़ा रहा था। तो चलिए अब जरा इस खास खिलाड़ी पर फोकस करते हैं। आखिर मगध के पास ऐसा क्या था? क्या था वो तुरुप का इक्का कि वो बाकियों को पछाड़कर इतना आगे निकल गया? तो आखिर क्या था मगध का वो सीक्रेट? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल था या इसके पीछे कोई बहुत सोची समझी गहरी रणनीति काम कर रही थी? चलिए इसी से पर्दा उठाते हैं। सच कहे ना तो मगध ने एक तरह से ज्योग्राफिकल जैकपॉट जीता था। जरा सोचिए, जमीन इतनी उपजाऊ कि सेना और प्रजा के लिए अनाज की कभी कोई कमी ही नहीं। पास में ही लोहे की खदानें जिनसे बनते थे धारदार हथियार, और घने जंगल जहां से मिलते थे सेना के लिए विशालकाय हाथी, जो उस जमाने के समझ लीजिए टैंक हुआ करते थे। और इन सबको जोड़ती थी गंगा नदी, जो व्यापार और सेना की आवाजाही के लिए एक सुपर हाईवे का काम करती थी। लेकिन देखिए, सिर्फ अच्छे पत्ते हाथ में होना ही तो काफी नहीं होता है ना? उन्हें खेलने वाला खिलाड़ी भी तो दमदार होना चाहिए। और बस यही कहानी में एंट्री होती है हर्यंक वंश के महत्वाकांक्षी और सच कहें तो काफी क्रूर शासकों की। इस वंश के 3 ऐसे चेहरे थे जिन्होंने मगध की किस्मत ही लिख दी। सबसे पहले बिंबिसार, फिर उसका बेटा अजातशत्रु और उसके बाद उदयन। असल में इन्हीं तीनों ने मिलकर उस साम्राज्य की नींव रखी जो आगे चलकर पूरे भारत पर छा जाने वाला था। तो सबसे पहले बात करते हैं बिंबिसार की। वो एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट था। उसकी पॉलिसी के 3 मेन पिलर थे। पहला, शादी करके रिश्ते बनाओ। दूसरा, जो ताकतवर पड़ोसी हैं उनसे दोस्ती करो। और तीसरा, जो कमजोर दिखें उन्हें जीतकर अपने राज्य में मिला लो। सिंपल पर बहुत ही ज्यादा असरदार। और उसने अपनी इस डिप्लोमेसी का क्या खूब इस्तेमाल किया। कोसल की राजकुमारी से शादी की तो दहेज में ही काशी का पूरा अमीर इलाका मिल गया। वज्जी संघ की लिच्छवी राजकुमारी से शादी करके एक ताकतवर पड़ोसी को पक्का दोस्त बना लिया, जिससे नॉर्थ की सीमा एकदम सेफ हो गई। इतना ही नहीं, उसने दूर पंजाब तक रिश्ते बना लिए थे। लेकिन बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, वो अपने पिता से बिल्कुल अलग था। अगर बिंबिसार शतरंज का खिलाड़ी था तो अजातशत्रु तलवार का। उसे कूटनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे सिर्फ और सिर्फ विस्तार चाहिए था, और इस जुनून के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। यहाँ तक कि उसने राजगद्दी के लिए अपने पिता की ही जान ले ली। और अपनी इस आक्रामक सोच को जमीन पर उतारने के लिए अजातशत्रु ने उस दौर की सबसे खतरनाक, सबसे घातक वॉर मशीनें तैयार करवाईं। एक का नाम था महाशिला कंटक। ये आज के कैटापोल्ट जैसा था, जो दुश्मन पर बड़े बड़े पत्थर बरसाता था। और दूसरा था रथ मूसल, एक ऐसा जानलेवा रथ जिसमें गदा लगी होती थी, जो दुश्मन सेनाओं को रौंदता हुआ निकल जाता था। इन्हीं हथियारों के दम पर उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन वैशाली के शक्तिशाली संघ पर हमला बोल दिया। और ये लड़ाई कोई 1-2 दिन या महीने नहीं चली, पूरे 16 साल।
16 साल के लंबे युद्ध के बाद अजातशत्रु वैशाली की शक्ति को तोड़ने में सफल रहा। ये एक लाइन ही बता देती है कि अजातशत्रु अपनी जिद का कितना पक्का था। तो बिंबिसार की कूटनीति और अजातशत्रु की तलवार, इन दोनों ने मिलकर मगध को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां से वो अब सिर्फ एक राज्य नहीं रहा, बल्कि एक साम्राज्य बनने की राह पर निकल पड़ा था। कह सकते हैं कि भारत के एकीकरण की असली कहानी यहीं से शुरू होती है। और ये तो बस एक शुरुआत थी। हर्यंक वंश के बाद आए शिशुनाग वंश, जिन्होंने मगध के 100 साल पुराने दुश्मन अवंती को हराया। और फिर आए नंद वंश के महापद्मनंद, जिन्हें इतिहासकार अक्सर भारत का पहला साम्राज्य निर्माता भी कहते हैं। मतलब हर आने वाले वंश ने मगध की इस मशाल को और आगे और ऊंचा उठाया। और पीढ़ियों तक चली इस जिद और महत्वाकांक्षा का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि कुछ ही 100 सालों के अंदर अंदर मगध एक छोटे से राज्य से बढ़कर एक ऐसे विशाल साम्राज्य में बदल गया जिसका दबदबा लगभग पूरे उत्तर भारत पर था। तो मगध ने रणनीति, संसाधन और बाहुबल, इन सबके दम पर एक साम्राज्य तो बना लिया, लेकिन एक साम्राज्य को जीतना एक बात है और उसे चलाना, उसे एक साथ जोड़े रखना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या हुआ, क्योंकि ये कहानी का अंत नहीं है, बल्कि ये एक नए और भी ज्यादा विशाल अध्याय की शुरुआत है, मौर्य साम्राज्य की।